नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दरमियान खुद को शांति के उम्मीदवार पीस कैंडिडेट के रूप में घोषित किया था। यह वादा करते हुए कि व्हाइट हाउस में आते ही यानी जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आएगी, वो इस समय जो दुनिया में युद्ध चल रहे हैं उसको रोक देंगे। यूक्रेन के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा था। इजराइल और गजा का जो लड़ाई जो चल रही है थी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमले किए थे उसके बाद से, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिसका मतलब यही निकलता था कि वो इस लड़ाई को भी रोक देंगे। लेकिन अभी सत्ता में आए हुए, सत्ता को संभाले हुए अभी 2 महीने हुए नहीं हैं, कल होंगे, एक दिन अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ उम्मीदें जो जगाई थी वो तो परिस्थितियों की वजह से टूटती नजर आ रही हैं यूक्रेन के मामले में। और गजा में हालांकि उन्होंने व्हाइट हाउस में आने के पहले ही दबाव डालकर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर युद्ध विराम करवा दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो आक्रामक नीतियाँ अपनाई, जो बयान दिए गजा पर कब्जा कर लेने का, वहाँ से फिलिस्तीनियों को हटा देने का, उसका नतीजा ये है कि उस इलाके में युद्ध एक बार फिर से भड़क चुका है। अभी सिर्फ एक दिन पहले इजराइल ने वहाँ पर हमले करके 400 से ज़्यादा निहत्थे आम नागरिक फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। यानी जो सिलसिला अक्टूबर 2023 से इस साल मध्य जनवरी तक चल रहा था, उसको उसने फिर बल्कि ज़्यादा घातक रूप में शुरू कर दिया है। इस बीच उसके ठीक पहले ट्रंप प्रशासन ने यमन पर, जो वहाँ अंसारुल्लाह नाम का संगठन है जिन्हें दुनिया में हूती के नाम से जाना जाता है, उनके खात्मे का संकल्प लेते हुए, खात्मे का ऐलान किए, कहते हुए कि अब ये जो हमले हम शुरू कर रहे हैं वो हूतियों के खात्मे के साथ ही खत्म होंगे। 2-3 दिन लगातार उन्होंने जबरदस्त बमबारी यमन में की। ऐसी खबरें हैं कि 100 से ज़्यादा लोग इन हमलों में मारे गए। हालांकि यमन का एक ऐसी कहानी है कि वहाँ पर ऐसे हमले 12 साल से लगभग चल रहे हैं, 11-12 साल से। लेकिन उससे वहाँ पर ये जो अंसारुल्लाह का विद्रोह है, जिसका कि अब देश के 80% से भी ज़्यादा इलाकों पर नियंत्रण है, यानी अंसारुल्लाह ही यमन की असली सरकार है। व्यवहारिक रूप से कहें, जिस संगठन का 80% इलाकों पे कब्जा हो जाए तो वो संगठन, उस संगठन को ही वहाँ का प्रमुख शासक समझा जाए। के ऊपर पहले अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने, फिर ट्रंप प्रशासन ने, फिर जो बाइडेन प्रशासन ने लगातार बमबारी जारी रखी। और न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि उसके जो सहयोगी देश हैं, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, उन्होंने भी उनके ऊपर लगातार बमबारी की। लेकिन हूती की ताकत और बढ़ती ही चली गई है। जब गजा में इजराइल का नरसंहार शुरू हुआ, मानव संहार शुरू हुआ, जेनोसाइड, तो वैसे तो फिलिस्तीनियों को समर्थन लगभग पूरे अरब और मुस्लिम जगत से मिला, बाकी ग्लोबल साउथ से भी मिला। लेकिन उनके पक्ष में सक्रिय हस्तक्षेप सिर्फ अंसारुल्लाह ने किया। अंसारुल्लाह ने यह घोषणा करके कि लाल सागर से कोई भी इजराइल आने और जाने वाली जहाज़ों को नहीं गुजरने दिया जाएगा, उसने हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसकी वजह से इजराइल के समुद्री रास्ते से होने वाले कारोबार पर बहुत बहुत भारी फर्क पड़ा। कुछ रिपोर्ट में तो ये बताया गया है कि 80 से 90% के बीच में जो सामान समुद्री माध्यम से वहाँ आते थे उस पर वहाँ पर वो ठहर गया। यह सारी प्रक्रिया युद्ध विराम जब अभी लागू हुआ तब से
जाहिर है कि जब लड़ाई रुक गई तो हुती ने भी अपने हमले रोक दिए थे। लेकिन अब जबकि इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए और अमेरिका ने शुरुआत की यमन पर बमबारी की, तो उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने उनके एक हमले में एक ब्रिटिश जहाज़ को बहुत भारी नुकसान पहुंचा और उन्होंने फिर ऐलान कर दिया है कि जो लाल सागर इलाका है समुद्र का, उसमें से वो किसी भी ऐसे जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे जो इजराइल के लिए जा रहा हो या इजराइल से आ रहा हो। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है उसने लगभग 1.5 महीने का जो युद्ध विराम था उससे जो उम्मीदें बनी थी कि अब शायद यहाँ कोई शांति की पहल होगी, उन उम्मीदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और वो पूरा इलाका एक युद्ध के नए दुष्चक्र में, नए दौर में फंसता हुआ दिख रहा है। इस बीच अब ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ भी बहुत आक्रामक नीतियां अपनाई और ये कहा कि ईरान में बमबारी की जाएगी, ईरान में उसके परमाणु ठिकाने जो हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसी खबरें पश्चिमी मीडिया में भरी थी कि बस हमला अब होने ही वाला है, इजराइल का हमला होने वाला है। और ये इसके साथ ट्रंप ने ईरान की सरकार को कहा कि या तो आप हमसे बातचीत करो हमारी शर्तों पर, परमाणु हथियार का कार्यक्रम जो है आप उस पर रोक लगा दो। हालांकि ईरान ने कभी माना नहीं है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। उसका दावा यही है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए है, एनर्जी के लिए है। लेकिन ऐसा ट्रंप ने पत्र लिखा ईरान की सरकार को, तो ईरान की सरकार ने उसे ठुकरा दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने, जो पेजेश्कियान हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी दबाव में और धमकी में आकर बातचीत में शामिल नहीं होंगे। और इसलिए ये जो चिट्ठी की जो भाषा आई है, जिस भाषा में अमेरिकी प्रशासन बात कर रहा है, उसमें उससे बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं है। और इस बीच चूँकि ईरान के खिलाफ जब दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। घटना ये हुई कि अचानक ये घोषणा हुई कि ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उससे जुड़े हुए जो खाड़ी का इलाका है, उसमें ईरान, रूस और चीन मिलकर साझा सैनिक अभ्यास करेंगे। वो सैनिक अभ्यास हुआ। उस सैनिक अभ्यास में तीनों देशों ने अपनी साझा शक्ति का प्रदर्शन किया, दिखाया अपनी ताकत को। और इसके तुरंत बाद इन तीनों देशों की सरकारों की एक बैठक बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में हुई, जिसमें अब ईरान तो उसमें खुद ही शामिल था, लेकिन रूस और चीन ने इस पूरे विवाद में ईरान के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये धमकी और चेतावनियों की भाषा में बात न की जाए। जो समस्या है परमाणु अस्त्र की जो आशंका है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, इसके बारे में एक जो पहल हुई थी, पहले जो समझौता हुआ था, जिससे कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका को हटा लिया था, तो वो जो समझौते में 5-6 देश शामिल थे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य 5 देश और जर्मनी, ये देश बराबरी के स्तर पर ईरान से बातचीत करें। जो साझा बयान जारी हुआ उसका सीधा संदेश था कि इस विवाद में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये एक घटनाक्रम का जो ये मोड़ था। अब उसके बाद ये देखने में आया कल कि ट्रंप ने अपना रुख कुछ नरम किया है और उनके इस कार्यकाल में ये बार बार जाहिर हो रहा है कि जब कोई उनके सामने अड़ जाता है, जब कोई उनके सामने अड़िग अपने को पेश करता है या वो मजबूत ताकत है, तो उसके बारे में उनका नज़रिया अलग होता है, और कोई जो कमजोरी दिखाता है वो उसके बारे में उनका नज़रिया बिल्कुल ही अलग होता है। उससे जो कमजोरी दिखाता है उससे वो अधिक से अधिक और दबाकर अपने लाभ लेने की नीति पर वो चल रहे हैं। बहुत साफ है कि ट्रंप की जो पॉलिसी इस टर्म में, इस कार्यकाल में साफ हुई है, वो ताकत की पॉलिसी है कि ताकत का सम्मान, जिसकी जो ताकत दिखाए वहाँ पर आप नरम हो जाओ, ताकत न दिखाए तो उससे जितना लाभ हो सकता है ले लो। तो अब यही देखने को आया कि चूँकि ईरान ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, ईरान के साथ चीन और रूस भी खड़े होते हुए हो गए, तो अब उन्होंने कल ये कहा कि मुझे ऐसी खबर मिली है कि ईरान ने यमन के अंसारुल्लाह की मदद रोक दी है।
मतलब ये कि उन्होंने एक अपना फेस सेविंग लिया कि अब इस आधार पर जो वो धमकियां दे रहे थे कि ईरान पर हमले होंगे, ईरान पर अमेरिकी बल या इजरायली सेनाएं हमला करेंगी, और इजराइल को जो उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो गजा पर हमला करे, जो कि शुरू हो चुकी है लड़ाई। तो ये जो चीज़ें चली उसमें उन्होंने एक मोर्चे पर फिर वही अपने अंदाज में, चूँकि ईरान झुकता हुआ दिखा नहीं, तो उन्होंने अपने रुख में नरमी लाई है, अपना तर्क खुद ही ढूंढते हुए कि उसने अंसारुल्लाह की मदद रोक दी है। ईरान ने ऐसी कोई घोषणा की हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी कोई खबर आई हो, इसके कोई भी संकेत नहीं है। जबकि अंसारुल्लाह लड़ाई पर कायम है। ट्रंप ने कहा है कि वो अंसारुल्लाह को लेकिन माफ़ नहीं करेंगे और उसको वो ख़त्म करके ही दम लेंगे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक भूल कर रहे हैं, वो इस इतिहास को भूल रहे हैं कि अंसारुल्लाह कोई उस तरह की संगठित शक्ति नहीं है जिसकी कहीं आप एक जगह सेना हो और वहाँ जाकर आप उसको हमला करके नष्ट कर दें। उनकी यमन में एक पहाड़ी इलाका है, गुफाएं हैं, उनका जो तरीका है कि उनके जो लड़ाके हैं, जो उनकी सेनाएं हैं, जो उनके हथियार हैं, उन्होंने पूरे देश में ऐसी जगहों पे फैला रखे हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वो इतने समय से बमबारी को झेलते हुए भी अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। दरअसल यही सबक गजा में भी इजराइल को लेना चाहिए था कि वो जब अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 तक जो उसका घोषित लक्ष्य था कि वो हमास को ख़त्म करके ही अब दम लेगा, वो नहीं कर पाया, और अंत में उसी हमास से बातचीत करके वो युद्ध विराम करने को जब मजबूर हुआ, तो अब फिर लड़ाई शुरू करके अगर वहाँ पर कोई सोचा गया है कि वो लोग हमास को समाप्त कर देंगे, तो ये एक भटकी हुई सोच है। ये अपने हाल के इतिहास से भी, दूर का इतिहास तो छोड़ दिया जाए, उससे भी सबक कैसे नहीं लिया जाता है, ये उसकी एक मिसाल है। ये सबक न इजराइल लेता हुआ दिख रहा है, न ट्रंप लेते हुए दिख रहे हैं, और नतीजा ये है कि वो एक ऐसी नीतियों और ऐसे उपायों का अनुकरण कर रहे हैं जो बार बार नाकाम साबित हुई है। हाँ, उसमें नुकसान होता है, उसमें बहुत बड़ी जान माल की क्षति होती है, लेकिन इन सारे उपायों ने पिछले 1.5 साल में इजराइल और अमेरिका दोनों की जो भी दुनिया में कुछ नैतिक उनका बल था, या बहुत से लोग जो उनको लोकतांत्रिक ताकत या एक कुछ आदर्शों के लिए से संचालित देश मानते थे, ये भरोसा दुनिया भर में टूट गया है। इसका बहुत भारी नुकसान अभी हुआ है और आने वाले समय में और भी होगा, क्योंकि जब आपकी छवि यह बन जाती है कि आप सिर्फ शक्ति के सिद्धांत से चल रहे एक अत्याचारी शासन हैं, तो उसका कोई भी नैतिक बल दुनिया में बचता नहीं है, और ऐसी धारणा बनना दीर्घकालिक रूप से किसी भी ताकत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन खैर फिलहाल अमेरिका और इजराइल इतिहास से कोई सबक नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने अपनी पुरानी आक्रामक और हिंसक नीतियाँ फिर से शुरू कर दी हैं। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके पास अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।